छत्तीसगढ़ में घोटालों को लेकर उठा सियासी घमासान अब थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अब घोटाले की राख छेड़ दी है। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाखों करोड़ के 34 घोटालों के आरोप बीजेपी पर लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार को घेरा। अजय चंद्राकर ने केंद्र सरकार के पैसे के दुरुपयोग की बात कही तो साथ ही केंद्र सरकार से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली। इसके पहले पूर्व सीएम रमन सिंह भी कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार पर सवाल दागते नजर आए थे। संवैधानिक प्रावधानों का संरक्षण करने में, उसके अनुसार चलने में सरकार असफल रही है। उसके हमारे पास सैकड़ों प्रमाण हैं जो हम माननीय गृह मंत्री जी को देंगे और इनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे। सेंट्रल फंड के जो दुरुपयोग हुए हैं उसकी सीबीआई की जांच की मांग करेंगे हम। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले घोटालों पर घमासान छिड़ा है तो अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी राजनीति गरमाई है। पीएम के दौरे को लेकर शाह तैयारियों का जायजा लेंगे तो प्रदेश में 13 बीजेपी विधायकों के आंकड़े को बहुमत यानी 46 सीटों के पार पहुंचाने का रोड मैप तैयार करेंगे। शाह छत्तीसगढ़ में एक रात भी बिताएंगे, यानी साफ है कि बैठक में फीडबैक और चुनावी मंथन भी शामिल रहेगा। वहीं अजय चंद्राकर के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। चंद्राकर के आरोपों को गीदड़ भभकी बताया है और 1 लाख करोड़ के घोटाले की जांच कराने की बात कही। गीदड़ भभकी अपने पास रखे, उनकी गीदड़ भभकी से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार के ऊपर 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के प्रमाणिक आरोप लगाए हैं। यदि भाजपा में साहस है तो प्रधानमंत्री से कहे नान घोटाले की, चिटफंड घोटाले की, पनामा पेपर की, गौशाला घोटाले की, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जो रमन सरकार के समय हुआ था, इसकी सीबीआई से, ईडी से जांच करवा ले। क्यों डर रहे हैं? किस बात की डर रहे हैं? अजय चंद्राकर भी उसी अलीबाबा 40 करोड़ गैंग के सदस्य थे जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में चला था। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी गर्माहट और बढ़ती दिखेगी जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छिड़ी जुबानी जंग से ये तो साफ है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव भर छाया रहेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य मौजूद हैं। लगभग 7:10 के आसपास उनका स्पेशल जो चार्टर है बीएसएफ का वो लैंड किया है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दौरा बेहद अहम है। अहम क्यों है? देखिए, सिलसिलेवार आपको मैं समझाना चाहूंगा। जनवरी में उनका दौरा हुआ कोरबा में। कोरबा बिलासपुर संभाग 24 सीटों का गणित। उसके बाद वो बस्तर आए, बस्तर में 12 सीटों का गणित। उसके बाद वो दुर्ग गए। दुर्ग में निश्चित तौर पर 6 मंत्री हैं, वहां से मुख्यमंत्री का गढ़ है, वहां पर उन्होंने हुंकार भरी। और ये चौथा दौरा रायपुर संभाग, जिसमें प्रदेश भर के प्रदेश पदाधिकारी जो बड़े नेता हैं वो सभी शामिल हो रहे हैं। रमन सिंह है, नारायण चंदेल है, अरुण साव है, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लगभग 2.5 से 3 घंटे की समीक्षा बैठक चलेगी, कहना है। और सीधे तौर पर यह बताया जाना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति अमित शाह तय करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह के दौरे से होगा क्या। 3 महीने का समय बचा है और 3 महीने में ऐसा क्या कुछ वो कर देंगे जो भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं अभी फिलहाल विपक्ष की भूमिका में भी नजर नहीं आ रही है, अचानक वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामना करने के लिए क्या तैयार हो जाएगी। बहुत एग्रेसिव नेता माने जाते हैं और निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि अमित शाह जहां पर जाते हैं उसके बाद आक्रामकता वहां से नजर आती, जो भारतीय जनता पार्टी में न तो अरुण साव में नजर आती, ना नारायण चंदेल में नजर आती। तो क्या उम्मीद करें अमित शाह के दौरे के बाद वो आक्रामकता, जो विपक्ष की आक्रामकता होनी चाहिए, जो हमने इसके पहले 13 से 18 के बीच में भूपेश बघेल में देखी, क्या वो आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी में आ पाएगी? 13 से लेकर क्या 45 प्लस का गणित भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में पा पाएगी? इसके अलावा देखिए, घोटालों की बौछार है दोनों ही तरफ से। कांग्रेस का कहना है 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है हम सरकार बर्खास्त करा देंगे। अपने अपने दावे हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। करप्शन और मिशन आज का हमारा विषय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमित जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं कुलेश्वर पांडे जी के पास चलता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में
इतनी भयंकर बारिश में खड़े हुए हैं, मैं सीधा पहले उनके पास चलता हूं। कुलेश्वर, चौथा संभाग है ये, पहला बिलासपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा दुर्ग और चौथा रायपुर। निश्चित तौर पर जब बॉस पहुंचते हैं कहीं पर भी, किसी के भी हो, तो जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनके नीचे जो काम करते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो हार्ट बीट बढ़ती हुई नेताओं की नजर आ रही, क्योंकि आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। वो आक्रामकता फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में तो नजर नहीं आ रही। क्या कुछ बदलेगा इस मीटिंग के बाद, ऐसा लगता है? देखिए, चुनाव बेहद नज़दीक है और जो वर्तमान में बीजेपी की स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रही है। सत्ता में अगर दोबारा वापस आना है भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए रास्ता आसान करना पड़ेगा। अभी काफ़ी कठिन रास्ता भारतीय जनता पार्टी की है। निश्चित तौर पर अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हर जगह वो जाते हैं, छत्तीसगढ़ भी आए, लेकिन इस वक्त आए हैं इसलिए ज़्यादा चर्चा है कि ठीक पीएम मोदी जो है 7 तारीख को रायपुर पहुंच रहे हैं। उसके पहले अमित शाह आ रहे, संगठन के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हो गई। निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद अमूलचूल परिवर्तन जो है हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गुटिया जो राजनीति होती है वो काफ़ी हावी होती हुई नजर आती है। गुट में जो नेता बटे रहते हैं एक ही पार्टी के अंदर, वो नुकसान सीधा उस पार्टी को होता है। तो कोशिश रहेगी अमित शाह का जो बीजेपी के अंदर जो गुट हमेशा बाहर आए हैं उसको एक किया जाए। और बीजेपी का फोकस विधानसभा में तो है ही, साथ ही लोकसभा चुनाव भी बीजेपी फोकस लेकर चल रही। इस कारण जो हम लगातार दौरा देख रहे, चाहे राजनाथ सिंह का हो, अमित शाह का हो, लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा जा रहे हैं, संभाग में ज़्यादा जा रहे हैं और संभागों में बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि एक एक विधानसभा जाना अभी पॉसिबल नहीं। इसलिए जो केंद्रीय नेता आ रहे हैं वो संभागों में फोकस कर रहे हैं, ताकि एक मैसेज जो है तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाए। अभी फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है, बड़ी बैठक चल रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह सहित तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। देर रात की बैठक चलेगी। बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हाई लेवल मीटिंग किस कारण हुई। लेकिन जो बातें सामने आ रही वो यही है कि संगठन में अमूलचूल परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद कुलेश्वर पांडे जी। मैं सीधा राजीव जी के पास आता हूं। राजीव जी, 3 महीने का समय है। पिछली बार आए थे 65+ का नारा देके गए थे, 65+ कांग्रेस ने अचीव कर लिया था। इस बार नारा पता नहीं क्या देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या बिखरी सी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको एकजुट कर पाएंगे? विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या वो भूमिका में भारतीय जनता पार्टी इस दौरे के बाद कम से कम आ पाएगी, ऐसी उम्मीद करें? आदित्य जी, हर चुनाव में परिस्थिति, देश, काल, वातावरण अलग अलग होता है। आप 2018 की बात करेंगे, उस समय परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। उस समय हमको 3 जनादेश मिला हुआ था, बहुत जबरदस्त। हालांकि मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जनादेश से कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3 जनादेश मिला, उसके बाद लोगों के मन में था कि चलो इस बार हम नया करके देखते हैं। और आज वो नया जो जनता ने किया, जनता देख रही है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार की प्रचंड मात्रा में यह सरकार है। सरकार का नियंत्रण खो चुका है। सरकार का एक ही काम है छत्तीसगढ़ सरकार की, अपनी जेब भरो, कांग्रेस की एटीएम, कांग्रेस की चुनाव की प्रबंध की धन की भरपाई करो। तो इसकी वजह से जनता के जो काम होने चाहिए थे, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जो कितनी भी बातें करें, ये सरकार फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। तो आज जो परिस्थिति है, भले आपके चश्मे से दिख रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन अंदरूनी तो तरफ से बूथ मैनेजमेंट की बात हो या जनता से टच की बात हो, तो बिल्कुल आदित्य जी हमारा भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता से। और जनता चाहती है कि इस भ्रष्ट सरकार को जल्दी से जल्दी विदाई दे दी जाए, मुक्ति दे दी जाए, क्योंकि हमारे 15 वर्ष का सुशासन और कांग्रेस का जो कुशासन है, जिसमें हम देखते हैं कि नरवा गुरुआ के नाम पे भ्रष्टाचार, शराब के घोटाले का, हालांकि शराब घोटाला तो होना नहीं था, शराब की बिक्री नहीं होनी थी, इन्होंने कस्में खाई थी। उन कस्मों के बावजूद शराब के इन्होंने नाले खोल दिए, नदियां खोल दी, गली गली गांव गांव। रेडी टू ईट जैसी चीज जो बच्चों को पोषण तत्व दिया जाता है, उस पर डकैती कर दी। वो बीज निगम कौन सा विभाग है, बीज निगम से बंटवारा हो रहा है, एक्सपायर डेट की हो रही है, रेडी टू ईट उसमें घोटाला हो रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ घोटाला हो। और सुरक्षा जो सरकार की जिम्मेदारी, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, अपराधी सुरक्षित है। अपराधी संगठित रूप से जनता के ऊपर हमले कर रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, केवल वीआईपी की सुरक्षा की। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं राजीव जी। मैं जवाब लेता हूं। अमित जी, पहला सवाल तो ये है, कितने विधायक हैं आपके छत्तीसगढ़ में? 71 है ना, इतने, क्योंकि अमित शाह आ गए, बचा के रखिएगा विधायकों को। जी देखिए, आपने एक वर्ड यूज किया बॉस, आपने कहा बॉस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बॉस 2018 में भी आए थे और 65 पार का नारा इन्होंने चरौदा में दिया था। 68 सीट हमारी आई और अब 71 हो गई है। और रही बात, मुझे आपने कहा, आपका भी जब क्लिपिंग्स चल रहा था तो राजनीति के चाणक्य,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन राजनीति के देश के गृह मंत्री हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इन्हीं बॉस को हमने 2018 में पटकनी दी है। इनकी रणनीति को हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, हमारे नेताओं की रणनीति मैन टू मैन मार्किंग करके हमने ध्वस्त किया और एक ऐतिहासिक जनादेश हमको मिला था 71 सीटों का। आप लोग, मैं आपके माध्यम से एक आंकड़े रखना चाहता हूं। आपने कहा बॉस आए हैं, मैं बता दूं कि ये जो बॉस आए हैं, ये दोनों बॉस जो हैं बीजेपी के, और जितने भी बॉस पिछले 4 महीनों में 30 केंद्रीय मंत्री आए। छत्तीसगढ़ को उनसे कुछ नहीं मिला, यह अलग विषय है। ये बॉस जहां जहां गए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, लगातार अगर आप देखेंगे तो जनता जनार्दन होती है साहब। बॉस वॉस कुछ नहीं होता आदित्य जी, सॉरी, आई एम सॉरी टू से दिस। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, बीजेपी के बॉस। तो इन बॉसों को बीजेपी तो मानती है भाई, आप माने या ना माने, बीजेपी माने ये अलग विषय है, हमको बीजेपी के उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जनता के आशीर्वाद से, प्यार से हमने जो प्रचंड बहुमत यहां पर जीता था, तो हमें अपने कार्य पे भरोसा है, अपने विकास पे भरोसा है। और रही बात इतना डिफरेंस, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में इतने डिफरेंसेस हैं। अगर अभी समीक्षा बैठक चल रही है, और मुझे याद है जब एक जगदलपुर में बैठक चल रही थी, चिंतन शिविर चिंता शिविर हो गई थी। हर कुछ इन्होंने किया, प्रभारी बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्षों को बदल दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार की काट इनके पास नहीं है। भूपेश बघेल जी का कद काठी का कोई लीडर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज बस अहम कहना चाहता हूं। अमित जी, पूरा अभी समय बाकी, बिल्कुल। रामोदर जी, मैं आपके पास आता हूं। रामोदर जी, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर नंबर 2 की भूमिका में अमित शाह हैं। बहुत आक्रामक नेता जरूर हैं, लेकिन मास लीडर नहीं। आज भी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उनके जाने के बाद वो आक्रामकता जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, निश्चित तौर पर अमित जी भी करते होंगे। विपक्ष आक्रामक रहना जरूरी है, विपक्ष जनता का आईना होता है। उम्मीद करें कि जो बिखराव है, रमन सिंह अलग, नारायण चंदेल अलग, अरुण साव अलग, अजय चंद्राकर, बृजमोहन, वो नेता जो कहीं ना कहीं मास लीडर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अजय चंद्राकर या बृजमोहन अग्रवाल जैसा मास लीडर की जरूरत है। चुनाव अभियान समिति हो सकता है इनके जाने के बाद नई चुनाव अभियान समिति बने, बहुत लोगों को मौका मिले। नजर आ रहा है बिखरी हुई पार्टी को एकजुट कर पाएंगे अमित शाह जाने के बाद? अमित शाह जी को रणनीतिकार के रूप में माना जाता है पार्टी का। इस बार जो आए हैं वो पार्टी की रणनीति बनाने आए हैं। ऐसा लगता है चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में जो अलग अलग समिति बननी है, रोड मैप चुनाव का बनना है, वो बनाने आए। ऐसा लगा इस समय पूरा समय वो पार्टी के नेताओं को देंगे ताकि उनके आपस के झगड़े खत्म हो जाए। उनका क्या फीडबैक है, उनका टीम आई हुई है, उसने क्या कहा छत्तीसगढ़ के बारे में, क्या फीडबैक दी है, पार्टी के जो बड़े नेता उनका फीडबैक क्या है, और आगामी समय कैसे तालमेल के साथ मैदान में उतरा जा सकता है। क्योंकि जो फीडबैक अलग अलग तरीके से खुद अमित शाह की टीम ने और बाकी लोगों ने देखा है, उसमें भाजपा का उत्साहजनक स्थिति नहीं है, ये माना जा रहा है। तो क्या अब वो बड़े नेता हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं, परंतु केंद्र के नेता क्या कर लेंगे? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे, रणनीति बनाएंगे। काम तो लोकल लोगों को ही करना है। ये विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेताओं की मेहनत, उनकी रणनीति, उनका समन्वय, उनके मुद्दे, और सबसे बड़ी बात कि जनता के वो कितने करीब पहुंच पाए इन सालों में, ये देखा जाता है। तो इसके आधार पर चुनाव होगा। वो तो संसाधन उपलब्ध करा देंगे, वो एजेंसियों को सक्रिय कर देंगे, वो तमाम चीजें जो चुनाव में लगती हैं वो उपलब्ध करा देंगे, परंतु लड़ाई जो लड़ना है, अमित शाह जी एक विशेष प्लेन में पूरे अस्त्र शस्त्र से पहुंच गए, परंतु नीचे मैदान अगर खाली है, जो लड़ने वाले हैं वही कमजोर हैं। जो मोहरे जो अलग अलग बैठे हैं उन नेहरों में दम नहीं होगा तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? एक बड़ा सवाल मैदान से लेकर भाजपा कार्यालय तक और आम लोगों के बीच यही बातें हैं कि भाजपा लड़ाई कैसे लड़ पाएगी, जबकि 15 साल सत्ता में रही है, बड़े बड़े नेता रहे। तो जिन नेताओं के खिलाफ आक्रोश है वही सक्रिय होंगे या नया नेतृत्व को देंगे? क्योंकि दो बात आई, जब पहले जो प्रभारी थे भुवनेश्वर जी, उन्होंने अलग बात कही, ओम माथुर जी है वो अलग बात कह रहे हैं। तो पार्टी के भीतर जो भ्रम की स्थिति है उसको साफ इन बैठकों से होगा, ऐसा लगता है। राजीव जी, याद है पिछली बार विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था, उस दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए गए थे। इस बार अमित शाह ऐसा तो नहीं कि फिर कोई बड़े बदलाव, फिर आने वाले समय में फिर कोई बड़ी समितियां, जो नाम है उनके अलावा कोई नाम,
ये सब ऐसा बिखराव रहेगा तो 3 महीने बाद तैयारी कैसे हो पाएगी, क्योंकि अब तो समय भी नहीं बचा है। राजीव जी, आखिर क्या बैठक के बाद मिल पाएगा? सबसे बड़ी बात वही है, क्या फिर कोई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है, और हमारे पार्टी, हमारे संगठन में लगातार केंद्रीय नेता आते हैं, प्रबंध के लिए जो संगठन के नेता आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। 2003 में भी देखिएगा, हमारे 12 से 14 विधायक चले गए थे कांग्रेस के पास, कुछ विधायक संपर्क में थे, क्या हो गया? उसके बाद 2003 में ही तो हम वापस आए सत्ता में। 2001 में 12 विधायक चले गए थे, उस समय भी यही बात की जाती थी प्रेस के द्वारा कि भाजपा बची नहीं, खाली हो गई भाजपा। कहाँ खाली हुई साहब? हम वापस आए, उस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंक के आए। वही विवेचना, वही इतिहास वापस आ गया कि आप लोग को कुछ दिखता नहीं है साहब। हम तो कह रहे हैं, हम तो बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मंडल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। पूरे बूथ तक जिसने बूथ जीता वो चुनाव जीता, और सबका एक ही बात है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, चाहे उमाथुर जी हो या जामवाल साहब हो, शिव प्रकाश जी हो, बात तो एक ही हो रही है कि ये भ्रष्ट सरकार की इस कुशासन, ये जो कुशासन की सरकार है, उसके खिलाफ लामबंद करना, लोगों को बूथ तक लाना, ये सबसे बड़ी बात है। और लोग आ रहे हैं, लोग बिल्कुल कमिटेड है कि जिस प्रकार से धोखा हुआ होगा जनता के साथ, और लोग आज क्या सरकार की हालत है, जो 15 साल का जो हमारा शानदार शासन हुआ करता था। तो ये दिक्कत आ रही, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं अमित जी के पास जब तक चलता हूं, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, आपकी विजुअल्स क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा देर अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, अमित शाह आ रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए बड़ा नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तो चाणक्य हैं, कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत साफ है, उसके बाद नरेंद्र मोदी का दौरा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े नेताओं को उतार रही है, चाहे हम इसके पहले देखें फायर ब्रांड के तौर पर हमने देखा बिहार के सांसद मंत्री यहां पर पहुंचे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, जेपी नड्डा भी लगातार आ रहे हैं यहां पर, बहुत सारे मंत्रियों का जमावड़ा आने वाले समय भी देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक लामबंदी हो रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ, सीधे तौर पर मैं कहूँ, या फिर ये कहना चाहूंगा कि एक बाड़ेबंदी हो रही है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय किया जाए और सरकार जो नहीं कर पाई है वो कहीं ना कहीं उजागर किया और जनता को अपने साथ लिया जाए। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप, क्योंकि अमित शाह का दौरा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी तो इस दौरे पर नजर होगी। अमित जी, देखिए, निश्चित तौर पे हम सरकार में हैं और कोई भी विपक्षी जब मीटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे नज़र हमारी होती है और होना भी चाहिए। रही बात कितनी भी बाड़े बंदे कर लें, जैसा अभी राम अवतार भैया ने कहा कि आपके पास सारे असले हों, सारे आपके तुनीर में सारे बाण हों, लेकिन अगर आपका कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है तो फिर आपका कोई भी तुनीर चलाने के लिए, बाण चलाने के लिए कार्यकर्ता आपके पास राजीव जी साथ में नहीं है क्या? आप अमित जी की बात सुन लीजिए ना, कार्यकर्ता साथ नहीं है बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, वो कांग्रेस एक मिथ कर रही है। तो राजीव जी साथ नहीं कार्यकर्ता, कार्यकर्ता साथ हैं। जो कार्यकर्ताओं के ऊपर कांग्रेस सरकार अत्याचार कर रही है, जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार कर रही है, सुनील नामदेव जी जेल में, नीतीश तिवारी जेल में, संजय जायसवाल जेल में अंबिकापुर से, तो ये जो कार्यकर्ताओं के ऊपर, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जो ये घोषित आपातकाल लग गया, झूठे मुकदमे कर रही, पूरे कार्यकर्ता लामबंद है। जिस प्रकार आपातकाल में 76 में हमारे कार्यकर्ता लामबंद थे, विधानसभा लोकसभा जीते, जिस प्रकार अजीत जोगी जी ने अत्याचार किया था, उसी प्रकार से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, उनकी सरकार, उनकी पुलिस जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, जो विकास के काम डबल चार्ज है। अब वो कुछ भी कहानी गढ़ दी जाए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस की विदाई तय हो चुकी है। चाहे केंद्र में हमारी सरकार दोबारा हैट्रिक करेगी, और ये जो राज्य सरकार है इसकी विदाई तय हो चुकी है। ठीक। अमित जी, बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मान रहे हैं। आज भी हम देखें, रामावतार भी अभी गवाह हैं उस विजुअल के, पीछे रमन सिंह बैठे हुए हैं, मनसुख मंडाविया साथ में बैठे हुए हैं, मतलब संदेश साफ है, अभी भी रमन सिंह से बड़ा कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अमित जी, देखिए, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली प्रभारी ने कहा था कि हम मोदी जी पे चुनाव लड़ेंगे, ओम माथुर जी आते हैं, कहते हैं अभी डिसाइड नहीं हुआ है, फिर इनके 30 जो सह प्रभारी हैं वो कुछ और कहते हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक भ्रम है। और मैंने जैसा कहा ना कि इनके जो मिस कॉल के कार्यकर्ता थे वो पिछले चुनाव में इनका साथ छोड़ चुके थे, आज भी इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। आप देखिए, जब ये प्रदर्शन करते हैं, 4.5 साल तो इन्होंने प्रदर्शन किया नहीं, अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जब आखिरी समय में प्रदर्शन करते हैं तो इनके पास कार्यकर्ता नहीं होते। और शायद मैं इसीलिए बार बार आपके चैनल पे भी कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आप कितनी भी नीति बना लीजिए, कितनी भी रणनीति बना लीजिए, कितने भी आप केंद्रीय नेताओं को ले आइए,
ये नेता तो बंगाल भी गए थे, ये नेता तो बिहार भी गए थे, ये नेता तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सारे जगह गए थे। मैं आपको बता दूं, जो मेरी बात उस समय कट गई थी, इनका ग्राफ कैसे गिर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में 21 राज्यों में सरकार थी, 26 सहयोगी संगठनों के साथ, इनके सहयोगियों के साथ। आज इनका 14 राज्यों में सिमट के इनका राज्य रह गया है और इनके लगातार इनके अहंकार, इनके अहम और वहम के कारण इनके सहयोगी दल लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। और जिस प्रकार से आप चेंजेस देखिए ना, लगातार इनके अध्यक्ष बदलते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आप देखिए इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया है कि अब इनके कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित हैं कि हमें करना क्या है, हमारा नेतृत्व करना क्या चाहता है, हमारा हाईकमान चाहता क्या है। कभी किसी को प्रोजेक्ट कर देते हैं और आपने कहा ना इतने डिफरेंसेस हैं। अगर आज बीजेपी को डिफाइन करना पड़े तो बीजेपी ए अजय चंद्राकर जी, बीजेपी बी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, बीजेपी सी चंदेल जी, बीजेपी आर, मैं पूरा अल्फाबेट लिस्ट डिक्लेयर कर दूंगा। तो इतने डिफरेंसेस हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को देख रही है। और रही बात, एक अहम बात, छोटा सा जवाब देखिए आपने उनको भी समय दिया तो मैं एक चीज कह रहा हूँ कि लगातार आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये जो नेता आ रहे हैं ना, इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ भी नहीं दिया और अब सौतेला व्यवहार जो किया छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है, सब जवाब देगी आने वाले चुनाव में। रामतर जी, ये जो अमित शाह जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए कोई ना कोई बड़ा संदेश इसके बाद पार्टी में नजर भी आएगा, क्योंकि यही वो प्रदेश है जिसने 15 सीटें दी थी विधानसभा में और 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो यही यहाँ के 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने जिता कर दी थी। अब परिस्थितियां बहुत अलग है। अरुण साव निश्चित तौर पर एक बड़ा सौम्य चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उभर कर आ रहे हैं, लेकिन आक्रामक छवि नहीं है। जरूरी मानते हैं इस समय विपक्ष को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आक्रामकता की जरूरत है, क्योंकि अब 3 महीने से भी ज्यादा समय नहीं रहेगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसा लगता है कोई बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे अमित शाह के दौरे के बाद? चुनाव के समय कई ऐसी बातें रणनीति के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर, समन्वय ना होने के आधार पर ऐसे होते हैं। तो अभी आज की बैठक में देखते हैं कि परिवर्तन होता है या नहीं होता है, या रणनीतियां किस तरह बनती है। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों है, उसकी तैयारी में अभी तक जो दिखता है तो लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो लगातार देश भर में दौरा कर रहे हैं वो इसी तरह हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में क्या है, एक दूसरा, अगर ये नेता आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को कुछ मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को अगर कुछ मिलता है तो ज्यादा फायदा, या चुनावी चर्चा होगी तो चुनावी चर्चा से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, या भ्रष्टाचार, मेरा करने वाला भ्रष्टाचार सही है, विपक्ष का भ्रष्टाचार करने वाला गलत है, यही भ्रष्टाचार होगा। तो ये गलत पैमाना भी भ्रष्टाचार में हो रहा है। इससे एजेंसियों का दुरुपयोग या नेताओं को गलत तरीके से उपयोग, ये गलत रास्ते में राजनीति लोकतांत्रिक प्रक्रिया ना जाए, स्वस्थ तरीके से चुनाव हो और सभी अच्छे तरीके से मुकाबला करो। खासकर छत्तीसगढ़ जो उपजाऊ भूमि है, यहाँ को कुछ मिले, बेहतर वातावरण तैयार हो, यहाँ पर सुचिता की बात हो, ये दिशा में अगर ये चुनाव जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। छोटा सा 10 सेकंड का जवाब। आप लोगों ने बड़े आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तमाम आरोप आपने यहाँ पर लगा दिए हैं। आपने भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं सरकारी की संपत्ति का भी दुरुपयोग है, प्रधानमंत्री की सभा आने वाले समय में होने वाली है। तो फिर भरोसे का सम्मेलन क्या था? वो भी तो इसी तरह का कार्यक्रम था। जी अमित जी, देखिए मैं आपकी छोटा सा जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जैसा अभी राम अवतार भैया जी ने भी कहा, मुझे लगता है कि आप संसाधनों का यूज करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आए हैं, आपका आना मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। लेकिन इन 4 सालों में तो आप आए नहीं, अब आप चुनाव के समय भी आ रहे हैं तो कम से कम कुछ बड़ी घोषणाएं करके जाइए। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आपके 30 केंद्रीय मंत्री आए, छत्तीसगढ़ को उन्होंने कुछ नहीं दिया। पीड़ा और वेदना हमारी यही है कि अगर आप आए हैं, छत्तीसगढ़ समरसता का गढ़ है, छत्तीसगढ़ में हर उस व्यक्ति का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब बढ़िया यूं नहीं कहता, नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि आप आए हैं तो आप छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाइए। राजीव जी, एक छोटा सा जवाब। नई परंपरा की शुरुआत कांग्रेस कर रही है, जब भी बड़े नेता कोई आ रहे हैं घोटालों की लिस्ट जारी कर दे रही है। छत्तीसगढ़ में परंपरा थी नहीं इसके पहले, ये नई परंपरा जन्म हो रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में फिलहाल आप हैं। नहीं, कोई देखिए, कांग्रेस घेर चुकी है। अब कांग्रेस जब घेर चुकी है तो कांग्रेस के पास काम क्या है? कांग्रेस बोलती है मेरे घोटाले पे बात मत करो, आपकी सरकार से आप उसकी बात कर लो। लेकिन जनता तो चाहती है ना जवाब कि कांग्रेस को मैंडेट हमने दिया, कांग्रेस ने उस जन समर्थन का क्या किया, घोटाले में उपयोग किया।
ये जनता के पास तो कांग्रेस धूल झोंकने के लिए जनता के सामने, अरे आप अपनी उपलब्धि बताइए ना, 4.5 साल में आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने भयंकर भ्रष्टाचार किया, अपनी तिजोरी भरी और दिल्ली में। और हम अगर बताएंगे तो आप कहते हैं अपनी उपलब्धि बताइए। हमारे ठीक है, तो देखिए अमित शाह पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या बड़ी बात यही कि क्या शाह बेड़ा पार कर पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे उस समय जब पार्टी में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, आपस में बहुत ज्यादा, आपस में बड़े नेताओं में दिक्कतें हैं, ऐसे समय में क्या एक सूत्र में पिरो पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार का मुकाबला करने के लिए क्या महत्वपूर्ण टिप्स वो देकर जाएंगे, क्या परिवर्तन होंगे आने वाले समय में, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी लोगों से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।